हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ मैट्रिक लेवल की भी वैकेंसी आई है। इसकी सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है और इसका पैटर्न भी लगभग एसएससी के पैटर्न से मैच करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 17 जनवरी 2024 में आईबी के पूछे गए क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक लेवल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोनों के लेवल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए, यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, पॉइंट बी, मेसिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉइंट सी, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के पहलू थे? उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग, कृषि का यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। तो हमें पता है जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति वह भारत में लगभग 1966-67 में हुई थी और इसके जो प्रमुख प्रणेता थे उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं और वहीं विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति में जो इसकी जो विशेषता है वह है कि इसमें उच्च उपज वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था। इसे कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स का प्रयोग किया गया था। कृषि का यंत्रीकरण किया गया था। बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर है उसमें तरह तरह के जैसे कि ट्रैक्टर, बुआई की मशीनें इत्यादि प्रयोग की गई थी और चूंकि हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया था इसलिए इसमें सिंचाई के साधनों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा A, B, C एंड D। ठीक है, इरिगेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो सभी इसके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वें संविधान 45 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985 के 45वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन 1976। तो बी इसका राइट आंसर है, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष, जिसे इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। तो यह 42वें संविधान के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, जुडिशियल डिसीजन आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ वेयर एज क्वासी जुडिशियल डिसीजन आर जनरली नॉट। पॉइंट बी है, जुडिशियल डिसीजन में क्रिएट न्यू लॉ बट क्वासी जुडिशियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सामान्य कानून में न्यायिक निर्णय पूर्ववर्ती उदाहरणों से बंधे होते हैं जबकि अर्ध न्यायिक निर्णय सामान्य नहीं होते हैं। पॉइंट बी है, न्यायिक निर्णय नए कानून बना सकते हैं लेकिन अर्ध न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर आधारित होते हैं। तो आपको बताना है ये दोनों पॉइंट
सही हैं या गलत हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो हमारे यहाँ कॉमन लॉ बनते हैं, सामान्य नियम बनते हैं, वह डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट पर आधारित होते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट यानी पूर्व के हुए हुए उदाहरणों पर आधारित होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसका सही है। सेकंड पॉइंट है, जो न्यायिक निर्णय है वह नए कानून बना सकते हैं, जैसे, लेकिन अर्ध न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर आधारित होते हैं। जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, आयोग होते हैं, उनका जो Consider the following statements. Judicial decisions are bound by precedent in common law, whereas quasi-judicial decisions are generally not. Point B है, judicial decision may create new laws, but quasi-judicial decisions are based on existing law. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो सामान्य कानून है, सामान्य कानून में न्यायिक निर्णय पूर्ववर्ती उदाहरणों से बंधे होते हैं, जबकि अर्ध न्यायिक निर्णय सामान्य नहीं होते हैं। पॉइंट बी है, न्यायिक निर्णय नए कानून बना सकते हैं, लेकिन अर्ध न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर ही आधारित होते हैं। तो जो पॉइंट ए है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो हमारी सामान्य न्यायिक प्रणाली है वह अपने पूर्व में दिए हुए फैसले या पूर्व के कानून पर उस पर आधारित होती है। ज़्यादातर वह पूर्ववर्ती उदाहरण से ही बंधे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, न्यायिक निर्णय नए कानून बना सकते हैं। अर्ध न्यायिक निर्णय मौजूदा कानून पर आधारित होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं या आयोग हैं, वह नए कानून नहीं बनाते हैं। नए कानून जो है वह न्यायिक निर्णय के द्वारा बनाए जाते हैं। जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है वह पूर्ण निर्णय के आधार पर ही वह अपना निर्णय देते हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ द महाभारत एंड इज ए डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। भगवद गीता महाभारत का एक भाग है और यह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। पॉइंट बी है, शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद द अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं। पॉइंट थर्ड है, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदाज एंड कंटेन्स हिम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डाइटीज। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित ऋचाएँ हैं। पॉइंट फोर है, द नाट्य शास्त्र एट्रीब्यूटेड टू सेज भरत इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटीज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र प्राचीन भारतीय प्रदर्शन कलाओं पर आधारित ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से जुड़ा है। तो जो पहला पॉइंट है, भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। यानी पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट भी सही है, शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, तो बी भी सही है। थर्ड पॉइंट है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित ऋचाएँ हैं। यह भी सही है, थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ पॉइंट भी सही है, क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है, अभी जो जितने भी नृत्य कला है, जितने संगीत है, वह सभी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं। यानी 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शन सही है। ए इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल है, ममलुक डायनेस्टी वाज इंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ममलुक वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक या गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले जो ममलुक वंश है, ममलुक डायनेस्टी, इसे हम लोग गुलाम वंश के रूप में जानते हैं। गुलाम वंश यह पहला वंश है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है जिसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 के बीच। ठीक है। मोहम्मद गोरी जो कि एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ममलुक वंश की स्थापना की। वह 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। अपने आप को वह गुलाम और सेनापति के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से और इसका अंत जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत ममलुक सुल्तान कैकुबाद को जो कि 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसे पराजित करके ममलुक वंश का अंत कर दिया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द टेहरी डैम लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। जो टिहरी डैम है वह कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। सही है। इसकी जो कुल ऊंचाई है लगभग 260.5 मीटर है। विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। तो पहला सही है। सेकंड है, द काकड़ापाड़ एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन तापी, गुजरात। काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में है। यह भी सही है। यहाँ पर क्या है? PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। इस तरह के तकनीक का प्रयोग यहाँ के परमाणु संयंत्र में किया जाता है, याद रखिएगा। तो बी भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है, द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, बिल्कुल सही है। यह स्टेशन भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख योगदानकर्ता में से है। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। बी इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब सीजीएल के भी क्वेश्चन इस तरह के ही आने लगे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज अराउंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितना है? भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? टोटल लिटरेसी रेट तो यह है 74.04%। 74.04%। इसमें महिला साक्षरता है, विमेन लिटरेसी है 65.46%। पुरुष साक्षरता यह है 82.14%। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 82%। अच्छा, यहाँ यह भी जानना जरूरी है, जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है कौन है? केरल है। इनकी लिटरेसी रेट कितना है? 93.91%। और सबसे कम साक्षर जो है, सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। इसकी लिटरेसी रेट कितनी है? 63.82%। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। उलाम्बा इज द फेस्टिवल
उलंबना इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। उलंबना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्यौहार है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म। उलंबना को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या है? घोस्ट फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यह बौद्धों का, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो महायान परंपरा है, महायान परंपरा, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। खास करके यह चीन, जापान, वियतनाम और कोरिया में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है मृत आत्मा या कहें पूर्वजों की मुक्ति के लिए यह प्रार्थना किया जाता है। मुक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है। किसमें? उलंबना में। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स कमेटी। संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां सूचीबद्ध करती है। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। भारत में जो भी शहरी स्थानीय निकाय है वह जनसंख्या के आकार के अनुसार हैं। नगर निगम, नगर परिषदें और नगर पंचायत इसमें शामिल है। जो यह संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें, यह जनसंख्या के आधार पर है। इस प्रकार 1, 2 एंड 3 सभी ऑप्शन सही है। डी इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोका एक्वायर द थ्रोन। निम्नलिखित में से कौन मंत्री था जिसने सम्राट अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी? ठीक है, ऑप्शन है सुसीमा, भद्रयुद्ध, समुद्र या राधगुप्त। तो अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद करने वाले जो मंत्री थे उनका नाम था राधगुप्त। राधगुप्त एक बुद्धिमान, बहुत कम लोगों को पता होगा, यह एक बुद्धिमान और प्रभावशाली मंत्री थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार के संघर्ष में इन्होंने अशोक का साथ दिया था, यानी अशोक को सत्ता पर पहुंचने में काफी मदद की थी। किसे? बिंदुसार के बाद, बिंदुसार के मृत्यु के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा राधगुप्त इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। भारत का जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। पॉइंट ए सही है, किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, या उसे अपना पद धारण यानी प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। ठीक है, पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 73 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत क्षमा, राहत या दंड या माफ़ी देने का अधिकार है। यह गलत है, यह आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के अंतर्गत है।
क्षमा राहत या दंड देने का अधिकार आर्टिकल 72 के अंतर्गत है, तो सेकंड तो गलत है। थर्ड है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, यह भी गलत है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं। यानी थर्ड वाला पॉइंट भी गलत है। फोर्थ है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है, फोर्थ सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 4, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन इट्स अपर रीचेज इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हाँ, उसका नाम है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है द गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गंगेज ऑफ साउथ। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल सही है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड क्या है? गंगा के बाद कृष्णा नदी का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गलत है, यहाँ कृष्णा नहीं होगा, गोदावरी का। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, गोदावरी नदी का गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो थर्ड पॉइंट गलत है। फोर्थ है द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत प्लेटो नियर लेक मानसरोवर। सिंधु नदी तिब्बती पठार में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। बिल्कुल सही है। तिब्बत नदी का उद्गम मानसरोवर ग्लेशियर के, ग्लेशियर का नाम है सिंखा बाबा ग्लेशियर। सिंखा बाबा ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द HDI assesses a country's average accomplishment in 3 aspects: a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living। HDI जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी देश की औसत उपलब्धियों के 3 पहलुओं को मापता है। ठीक है, पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और जीवन स्तर। ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। HDI इंडेक्स का यही 3 प्रमुख पॉइंट है, तो पहला सही है। सेकंड है केरला हैज कंसिस्टेंटली टॉप्ड एमंग इंडियन स्टेट इन HDI रैंकिंग। भारत में केरल लगातार सबसे शीर्ष राज्यों में रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, भी सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021-22 इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 191 कंट्रीज बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका 129 और 73। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत 191 देशों में 135वें स्थान पर है, जिसमें बांग्लादेश 129 और श्रीलंका का स्थान 73 है। बिल्कुल सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल फिगरिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति पाई गई है, जिसे कई लोगों ने नटराज भी कहा है। यह ब्रॉन्ज की है, ब्रॉन्ज की मूर्ति है
और यह मोहनजोदड़ो से पाई गई है। मोहनजोदड़ो से पाई गई है। इस मूर्ति में इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 11 सेंटीमीटर की पाई गई है। तो सी इसका राइट आंसर है, 11 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारत की अनुसूचित भाषा माना गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। सेकंड है, संस्कृत इज द लिटरेजिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और यह 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उनमें से एक है, यह भी सही है। थर्ड है, कोंकणी स्पोकन इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन द 71st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोंकणी जो है भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है जो कि संविधान के 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखिएगा, 71वीं संविधान संशोधन 1992 में हुई थी। तो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सभी भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। HDI is a composite index that accounts for life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling and gross national income per capita। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक समग्र सूचकांक है जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, औसत स्कूली शिक्षा, अपेक्षित स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखता है। पहला ऑप्शन है, यह सही है। नेक्स्ट है, एज पर द UNDP रिपोर्ट इंडियाज HDI वैल्यू saw a decline during the COVID-19 पेंडेमिक। UNDP के रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के HDI मूल्य में गिरावट देखी गई, यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, द HDI फॉर इंडियाज टेम्पल पॉपुलेशन हैज बीन हिस्टोरिकल लोअर देन दैट ऑफ द मेल पॉपुलेशन। टेम्पल नहीं है, यहाँ फीमेल है। भारत की महिला आबादी के लिए HDI ऐतिहासिक रूप से पुरुषों की तुलना में कम रहा है, थर्ड भी सही है। फोर्थ है, द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसीडर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायमेंशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक प्रत्येक आयाम के वितरण में असमानता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। गोदावरी, तापी, कृष्णा या नर्मदा, कौन सी नदी ईस्ट फेसिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले देखते हैं हम गोदावरी नदी के बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह महाराष्ट्र से निकलती है और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है। तापी नदी है, यह मध्य प्रदेश में निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। तो यह तो गलत हो गया, क्वेश्चन में कहा गया पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो यह गलत है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है
और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह भी सही है। नर्मदा नदी है, यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है, तो यह तो गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो गया ए गोदावरी का और दूसरा है कृष्णा का। ए और सी इसका राइट आंसर है, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट है नेट डायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन। शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को डैश में शामिल किया जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को किस में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है पर्सनल टैक्स, व्यक्तिगत कर। ऑप्शन बी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यहाँ विवेकाधीन नहीं होगा, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल इनकम होगा। नेट करेंट ट्रांसफर्स या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स बराबर क्या होता है? नेट डायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इसका मतलब हो गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वह इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों में किसे शामिल किया जाता है? तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट करेंट ट्रांसफर एब्रोड को शामिल किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ठीक है, पहला सही है। हरिहर और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में। 1336 में। सेकंड पॉइंट है कृष्णदेव राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू तुलुव डायनेस्टी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय तुलुव वंश से संबंधित है। इनका कार्यकाल क्या था? 1509 से 1529 के बीच। इस समय तुलुव वंश का शासन था। थर्ड पॉइंट है द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। तालिकोटा की लड़ाई ने चोल साम्राज्य के पतन का कारण बना। बिल्कुल गलत है। तालिकोटा की लड़ाई कब हुई थी? यह हुई थी 1565 को, और यह चोल साम्राज्य का पतन के कारण नहीं हुआ, क्योंकि चोल साम्राज्य का पतन तो 13वीं शताब्दी में ही हो गया था। तो ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विथ ए.ओ. ह्यूम एज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में ए.ओ. ह्यूम को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किया गया था। बिल्कुल नहीं, ए.ओ. ह्यूम जो थे वह इसके पहले अध्यक्ष नहीं थे, इसके संस्थापक थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 and proposed the idea of the separate electorates for Muslim with Lucknow Pact। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विचार प्रस्तुत किया गया था।
तो पहला तो सही है कि इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन जो पृथक निर्वाचक मंडल है यह मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था। कब? 1909 में। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 में हुआ था। यह लखनऊ समझौते में नहीं हुआ था। तो सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया। थर्ड है, द ऑल इंडिया किसान सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1936 टू एड्रेस द इशू ऑफ द पीजेंट्री। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो थर्ड सही है। फोर्थ क्या है? द गदर पार्टी वाज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा विद द एम ऑफ लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी। बिल्कुल सही है। तो फोर्थ भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, 3 एंड 4। 1 नहीं होगा, 1 नहीं है। ए इसका राइट आंसर होगा, केवल 3 एंड 4। तो ये था आईबी के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।